So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to start the chapter number 1 after basic concepts. चैप्टर का नाम रहने वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस. ये चैप्टर एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 1. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वी विल गिव द हेडिंग. चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस. रेजिडेंशियल status. This is the name of the chapter, residential status. तो ये जो चैप्टर रहने वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें बेसिकली देखो होने क्या वाला है. हम लोग को पहला क्लास में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा. ठीक है, देखो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है. हम लोग को इतना तो पता है कि एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट मतलब बेसिकली जो हमारे अपने लोग नहीं है, जो बेसिकली इंडिया के बाहर रहते हैं. रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में रहते हैं. तो भारत सरकार को यह जानना जरूरी है कि किसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब कौन गिवन प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बता रखा है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कि जो भी इंडिया का रेजिडेंट होगा वो कहीं भी पैसा कमाए, वो चाहे इंडिया से पैसा कमाए, फॉरेन से पैसा कमाए, दुनिया के किसी भी कोने से पैसा कमाए, उसको इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है उससे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा. कंडीशन उसका एक भी रुपया इंडियन इनकम नहीं होना चाहिए. अगर नॉन रेजिडेंट भी इंडिया से पैसा कमाएगा तो गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट से भी टैक्स ले लेगा. तो पहले तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि कितने कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है. मतलब कोई भी इंडिविजुअल का हम लोग को क्या चेक करना है, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है. फर्स्ट वी हैव टू सी whether the said individual is a resident of India और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि रेजिडेंट होगा तो दुनिया भर का इनकम पे कहीं भी पैसा कमाएगा, सब पे उसको टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है और अगर उसने इंडिया से कोई इनकम अर्न नहीं किया है देन ही इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट. बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है और उसने इंडिया से इनकम अर्न किया है देन ही हैज टू पे इनकम ऑन सच इनकम विच ही हैज अर्न फ्रॉम इंडिया. ठीक है, ही हैज टू पे टैक्स ऑन सच इनकम विच ही हैज अर्न फ्रॉम इंडिया. मतलब बेसिकली बात करें, नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम देखते हैं और जो रेजिडेंट है उनके लिए दुनिया भर का इनकम, वो इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम हो, कोई भी तरह का इनकम हो, उस पर टैक्स लग जाएगा. इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में ये जानना जरूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कैसे करते हैं. अब बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, ठीक है, हम लोग कुछ कुछ वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं. जैसे एक वर्ड होता है सिटीजनशिप. एक वर्ड होता है सिटीजनशिप. सिटीजनशिप कैसे मिलता है किसी को, दैट इज हम लोग इंडियन सिटीजन कैसे बनते हैं. हमारे देश में कानून ये है कि जिसका भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में हुआ है, जिसका भी बॉर्न इंडिया में हुआ है वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा. ठीक है, तो सिटीजनशिप का रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. सिटीजनशिप कैसे मिलता है, जस्ट बाय बीइंग बोर्न इन इंडिया वी गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला लाइन हम लोग लिख देंगे कॉपी में. इन इंडिया citizenship is acquired by any person, ब्रैकेट में लिख देंगे इंडिविजुअल, क्योंकि यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली इंडिविजुअल का ही बात करने वाले हैं. हम लोग को ये तो पता है कि पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता, बहुत लोग आते हैं. तो इन इंडिया सिटीजनशिप इज अक्वायर्ड बाय एनी पर्सन बाय बर्थ. तो सिटीजनशिप कैसे मिलता है हमको इंडिया में, हम लोग को सिटीजनशिप कैसे मिलता है, या किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिलता है, बाय बर्थ. जिसका भी जन्म इंडिया में हुआ है वो बाय बर्थ क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा. जिसका भी जन्म इंडिया में हुआ है वो बाय बर्थ क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा. तो सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है.
इट मीन्स बात कुछ ऐसा है कि अ पर्सन, सपोज हम लोग एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो शाहरुख खान, ठीक है। मान लो ये हम लोग का शाहरुख खान है। शाहरुख खान का जो जन्म है ना, वो इंडिया में हुआ है सर, लाहौर में हुआ है। लाहौर भी एक टाइम पे इंडिया में था, ठीक है। लाहौर भी एक टाइम पे इंडिया में था सर, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, अब इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। लेट अस सपोज शाहरुख खान का जन्म एक बार के लिए इंडिया में करवा देते हैं, तो एक बार के लिए हमने जन्म करवा दिया इंडिया में उसको, ठीक है। तो कहीं पे भी जन्म हो तो वो इंडियन सिटीजन तो है ना, इंडियन सिटीजन तो है। और इंडियन सिटीजन अगर है मतलब वो इंडिया का नागरिक माना जाएगा। बट फॉर एनी गिवन प्रीवियस ईयर वो इंडिया का रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो शाहरुख खान इज एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। अभी अभी 3-4 दिन पहले हमारे कंट्री में हमारे इतने अच्छे मतलब काइंड ऑफ लंदन जैसा हमारा शहर है, कोलकाता में लियोनेल मेसी आया था, ठीक है। he just came to India, ठीक है। and he might have earned some few income, कुछ इनकम जरूर कमाया होगा भाई इंडियन सॉइल से, है ना, ज्यादा नहीं, 100-150 करोड़ कमा के गया होगा। तो ये जो 100-150 करोड़ इंडियन सॉइल से वो अर्न करके जा रहा है, क्या वो इंडियन सिटीजन है? नहीं, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। क्या वो एक दिन इंडिया में रहेगा तो वो रेसिडेंट बन सकता है? ये बात का बात है। लेकिन देखो उसने इंडिया से कुछ तो कमाया, वो एक दिन इंडिया आया था, एक दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए। और लेटेस्ट सपोज उसने 100 करोड़ कमा लिया उसने, ठीक है। ही हैज एन इनकम ऑफ 100 करोड़। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ये 100 करोड़ को टैक्स फ्री कर देगा? आंसर इज नो, टैक्स फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग ये सब चीज जानेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्यों उसको निकालना जरूरी है, और सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो शाहरुख खान देखो दिलवाले का शूटिंग के लिए उसका एक बहुत फेमस मूवी आया था दिलवाले, ठीक है। तो उसमें गाना वाना भी बहुत अच्छा अच्छा था, ठीक है। तो शाहरुख खान देखो शूटिंग का सिलसिला में इंडिया से मान लो 360 दिन इंडिया के बाहर रह गया, आउटसाइड इंडिया। साल में 365 दिन होता है, 360 दिन आउटसाइड इंडिया रह गया। तो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड, मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि साल में कितना दिन होता है? 365 दिन, 360 दिन इंडिया के बाहर रह गया वो। तो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर शायद हो सकता है आगे चल के सीखेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट ना कहलाए, पर वो फिर भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। तो सबसे पहला बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि सिटीजनशिप अलग होता है, ठीक है। अ पर्सन इज ऑलवेज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज बॉर्न इन इंडिया। जैसे हम और तुम बॉर्न इन इंडिया तो वी आर इंडियन सिटीजन। बट द सेम पर्सन मे बी रेसिडेंट और ही मे नॉट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ गिवन प्रीवियस ईयर। तो सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। कॉपी के बीच में हम लोग हेडिंग दे देंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए पर्सन, और पर्सन से 2 एरो निकालेंगे। अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है और HUF है, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है और HUF है मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, या फिर अदर देन इंडिविजुअल और HUF है। तो अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या फिर HUF है तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है।
लेकिन अगर वो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जैसे मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एजेपी है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि वो कंपनी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। हमारा जो सीयू बीकॉम का सिलेबस है उसमें ये एचयूएफ और अदर वाला पार्ट नहीं है। हमारा सिलेबस में बस इंडिविजुअल का ही बात बताया जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है ना वो रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली अदर, जो अदर पर्सन है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो भी रेसिडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का बात करें, जो कि हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल का ही बात करेंगे पूरा सिलेबस में, क्योंकि हमारा सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल है, तो अगर रेसिडेंट कोई बनेगा तो आगे चल के उसका और दो क्लासिफिकेशन होगा। रेसिडेंट अगर कोई बन गया, ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन और होगा, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये सारा बात हम लोग एक एक करके समझेंगे, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, 2-3 क्लास है इसके पीछे, पूरा कहानी है। दैट इज आरओआर, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज आरओआर। रेसिडेंट का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट एन, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR, तो पर्सन जो है इंडिविजुअल एचयूएफ में रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट चेक करते हैं। अदर्स मतलब पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, एओपी बीओआई के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेक करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में रेजिडेंट होने पे हमको फर्दर ये चेक करना पड़ेगा कि वो कैसा रेसिडेंट है, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दैट इज आरओआर, कि रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आरएनओआर। अब हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये चेक करते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं ना, जो भी हम लोग कंप्यूट करते हैं, जो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है। इट मींस अगर 2024-25 के लिए कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, तो इट डज नॉट मीन कि अगर कोई एक बार रेसिडेंट बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए रेसिडेंट बन गया। तो एक इंडिविजुअल 2024-25 में अगर रेजिडेंट था तो हो सकता है कि 2025-26 में वो रेजिडेंट ना हो, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि कितना दिन हम इंडिया में रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज अ फॉरेन नेशनल, केम टू इंडिया एंड स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज and thereby he becomes a resident of India only for that particular previous year। सर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी हो सकता है कि फॉरेन नेशनल, इंडिया के बाहर रहने वाला व्यक्ति इंडिया में आया, कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज से ज्यादा रह गया इंडिया में, तो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, बट इंडिया का सिटीजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका सिटीजनशिप कहां का मिला हुआ है, बाहर देश का। हमारे इंडिया में सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है। और क्या देखना है हम लोग को, रेजिडेंशियल स्टेटस ना हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए सेम होता है, ठीक है। सिंगल रेजिडेंशियल स्टेटस होता है फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। देखो ये सारा बात हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज में भी लिखा हुआ है बुक में। देयर इज अ सिंगल रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। बुक में जो चैप्टर है, जहां पे बुक में देखो चैप्टर का फर्स्ट पेज खोल के रखो, देयर इज अ सिंगल रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इट मींस अगर कोई सैलरी इनकम अर्न किया है इंडिया से और अगर वो रेजिडेंट है, तो हमको एचपी के लिए वो रेजिडेंट है कि नहीं है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए वो रेजिडेंट है कि नहीं, ये चेक करने का जरूरत नहीं है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेने देना नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस एक सिंगल स्टेटस होता है जो हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग चेक करते हैं, सेकेंड पेज में जाते हैं बुक में, दैट इज सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1।
जहां पे हम लोग सीखेंगे बेसिक कंडीशन. So we will give the heading basic condition. ये हम जो भी लिखा रहे हैं ना, ये सब किताब में लिखा तो है, पर हम लिखाते लिखाते समझेंगे या लिखते लिखते समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा. बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ब्रैकेट में लिख देंगे एनी वन. ये बेसिक कंडीशन क्या बताता है? बेसिक कंडीशन ये समझाता है कि वेदर अ पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है. दो कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, वो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट मींस बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है. इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन तब तो और अच्छा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए तब वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट. तो बेसिक कंडीशन का पहले ये दो कंडीशन को हम लोग लिखते हैं. लिखो फर्स्ट कंडीशन, ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया. मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर at least 182 days. For at least 182 days or more, कम से कम 182 दिन या फिर उससे ज्यादा. During the relevant previous year. During the relevant previous year. और हमारा सिलेबस के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? ब्रैकेट में लिख देंगे प्रीवियस ईयर 2025, सॉरी 24-25 असेसमेंट ईयर है 25-26. प्रीवियस ईयर 2024-25 मतलब ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया. अच्छा, इंडिया मतलब एनीवेयर इन इंडिया. ठीक है, एनीवेयर इन इंडिया. इन इंडिया मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना डेज? 182 days, that is minimum, or more during the relevant previous year. And the relevant previous starts from the first day of April 2024 and it ends on 31st March 2025. So हमको क्या चेक करना है? नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 में 182 दिन 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, कम से कम 182 दिन या फिर उससे ज्यादा रह गया, तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा. जैसे हमने तुमको एग्जांपल दिया था शाहरुख खान दिलवाले का शूटिंग के लिए 360 दिन आउटसाइड इंडिया था. इट मींस उसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया. सर तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं उसने एक कंडीशन फुलफिल नहीं किया. अभी नॉन रेजिडेंट का बात हम नहीं कर रहे हैं. उसने एक कंडीशन फुलफिल नहीं किया. कंडीशन को समझो. ही और शी मस्ट बी फिजिकली. सर फिजिकली प्रेजेंट क्यों बोल रहा है? एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल, वो ऐसा मतलब दावा कर रहा है कि वो तो था लंदन में, पर वो बोल रहा है मेंटली हम इंडिया में थे, हम इंडिया को फील कर पा रहे थे, हम इंडिया का वातावरण को, एनवायरमेंट को फील कर पा रहे थे. आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन इंडिया. तो ऐसा सरकार ने बोला कि फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया होना चाहिए. ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days or more during the relevant previous year. सेकेंड कंडीशन. अच्छा, सेकेंड कंडीशन ना एक तो इंग्लिश वाला और लिख देंगे, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से हो जाएगा. ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट
इन इंडिया फॉर, तो हम इंक चेंज करके लिख रहे हैं, मतलब जरूर इसमें आगे चल के कोई बात होने वाला है, ठीक है। फॉर 60 डेज, तो तुम भी इंक चेंज करके ही लिखना। फॉर 60 डेज, फॉर 60 डेज he or she must be present in India for 60 days during the, अच्छा यहां पे एटलीस्ट लिख देना, हाँ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ब्रैकेट में लिख देंगे 2024-25। अच्छा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2024-25 है इसलिए लिख रहे हैं। अब अगला साल कोई ये वीडियो देखेगा तो 2024-25 थे, उसके लिए 2025-26 होगा। तो एक काम करते हैं, हम खाली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। He or she must be present in India for at least 60 days during the relevant previous year। हमारा relevant previous year कौन सा? 24-25, इस साल के लिए। एंड ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे एंड, मतलब सेकंड कंडीशन में देखो दो टुकड़ा में कंडीशन है। पहला कंडीशन, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई 60 दिन से कम रहा तो ना ही उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया और ना ही उसने दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो सीधा क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। अगर कोई 60 दिन से कम रहा इंडिया में तो ना उसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया ना पहला सेटिस्फाई किया, तो सीधा आंसर नॉन रेसिडेंट। लेकिन कोई अगर 60 दिन या उससे ज्यादा रह चुका है इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो चांसेस है कि वो रेसिडेंट बन सकता है। अब देखो एंड को ब्लॉक लेटर्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि सेकंड कंडीशन में अपने आप में दो कंडीशन है। सेकंड कंडीशन का पहला कंडीशन, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। देखो 60 डेज को ना हम अलग इंक से लिखे, आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारा बात होने वाला है। तो 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 days or more during 4 previous years. During 4 previous years, immediately preceding the relevant previous year। देखो सरकार के पास ना दो कंडीशन है, सरकार के पास समझो दो जाल है ना। पहला जाल फेंक रहा है सरकार, जो भी इंडिया में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा रह गया जाल में फंस गया, रेसिडेंट बन गया। यहां नहीं फंसेगा तो सरकार दूसरा में फंसा लेगा। जो भी इंडिविजुअल ही और शी अगर वो इंडिया में एटलीस्ट कितना दिन के रह गया 60 डेज, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन या फिर उससे ज्यादा। एंड फॉर 365 डेज और मोर, मतलब या तो 365 दिन या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 को छोड़ दे तो पीछे का 4 प्रीवियस ईयर कौन कौन सा होता है? 23-24, 22-23, 21-22 एंड 20-21। ये 4 प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मान लो 2023-24 में, चलो ऐसे समझते हैं, 2024-25 में एक इंडिविजुअल इंडिया में 77 डेज रहा, तो क्या वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा? चांसेस है, रुको चेक करना पड़ेगा। अच्छा इतना तो क्लियर है कि उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो उसने दूसरा कंडीशन पार्शियली सेटिस्फाई किया, लेकिन पार्शियली सेटिस्फाई करने से नहीं होगा।
2023-24 में वो इंडिया आया ही नहीं, कभी नहीं आया। ठीक है, 2022-23 में मान लो वो 19 दिन के लिए इंडिया आया था। 2021-22 में वो शादी में इंडिया आया था 2 दिन के लिए। ठीक है, और 2020-21 में वो इंडिया आया था 363 डेज के लिए। चेक करो, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या फिर उससे ज्यादा, राइट। और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के क्या वो 365 दिन रहा? यस। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25। सर बड़ा खतरनाक लॉ है। अरे अभी तो शुरू हुआ है, खाली देखो। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, 2 कंडीशन है, 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे रेजिडेंट बन जाएंगे, सब दोनों सेटिस्फाई कर देंगे रेजिडेंट बन जाएंगे, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे नॉन रेजिडेंट। मतलब बेसिक कंडीशन से पता चलता है कि वेदर अ पर्सन, वेदर इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कंडीशन क्या बोलता है? ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना डेज? 182 डेज और मोर। कोई इंडिया में 200 दिन रह गया प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 24-25 में 200 दिन रह गया, सेकंड कंडीशन चेक करने का जरूरत है? आंख बंद करके सीधा आंसर रेजिडेंट। सब ये बताइए समझ में क्या करना है? यही सब करना है, यही सब लिखना है थ्योरी बना के। यही टैक्सेशन है, ऐसे ही करके होता है। तो ये पहला कंडीशन है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन? 182 दिन, या फिर उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर रेजिडेंट, या फिर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन? 60 डेज। अच्छा, इस पे ना आगे चल के बहुत सारा बात होने वाला है, इसलिए इसको अलग लिंक से लिखे हैं। फॉर एटलीस्ट मिनिमम 60 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 डेज और मोर, कम से कम 365 दिन या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 दिन। मान लो यहां पे नील था, यहां पे भी नील था, कभी वो नहीं आया था, खाली वो 2020-21 में आया और कोरोना के कारण यहां आके फंस गया। ठीक है, कोविड चल रहा था उस समय, क्लियर। तो मान लो यहां आके वो फंस गया और 365 दिन वो इंडिया में रहा। 20-21 इज नॉट अ लीप ईयर, तो 365 दिन। क्या वो इंडिया का रेसिडेंट होगा? समझ में आ रहा है? इंडिया का रेसिडेंट बन गया वो किस साल के लिए? 2024-25 के लिए। अच्छा, इसको देख के बताओ तो इसको देख के बताओ कि 23-24 में हमको और हम डेटा दे रहे हैं, 2019-20 में भी वो इंडिया नहीं आया। ठीक है, एक इंडिविजुअल 2019-20 में भी इंडिया नहीं आया। अगर तुमसे पूछा जाए 2023-24 के लिए, ठीक है, 2023-24 के लिए, जैसे अभी 24-25 देख रहे थे, अगर हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2023-24 होता, अब बताओ तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अगर 2023-24 होता, अगर 2023-24 होता तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 0 डेज और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस में देखो 365 हो गया। तो क्या उसने सेकंड कंडीशन फुलफिल किया? नहीं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन करना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो ऐसा हो जाए कि मान लो कि इसको हटा देते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, और 24-25 में वो इंडिया में ना 59 डेज रहा, 59 डेज। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 में 59 डेज। इधर देखने का जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, इधर ही फुलफिल नहीं हुआ, बात खत्म। तो कैसा पेचीदा लॉ बनाया गया है। तो बेसिक कंडीशन से हमको यह पता चलता है कि वेदर एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अच्छा, ये जो हम लोग कंडीशन लिखे हैं ना, इसके ब्रैकेट में लिख देना, ये जनरल कंडीशंस है, क्योंकि इसके बदले ना कुछ एक्सेप्शंस आगे आने वाला है जहां पे जनरल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दीज आर जनरल कंडीशंस, ठीक है, दीज आर जनरल कंडीशंस, मतलब जनरली एप्लीकेबल। अब देखो क्या होने वाला है। इतना तो हम समझ गए कि अगर कोई इंडिविजुअल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया तो उस प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में
179 डेज रहा, तो आंसर क्या होगा? 179 डेज रहा, आंसर क्या होगा? नहीं, चेक करना पड़ेगा। 179 पे नॉन रेजिडेंट नहीं बोलना है, चेक करना पड़ेगा। 179 डेज अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहा और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के अगर 365 दिन रह गया, तब वो इंडिया का रेसिडेंट 2024-25 के लिए बन सकता है। अब किताब में देखो यही सारा बात लिखा हुआ है। किताब में हम लोग आ जाते हैं चैप्टर का 2nd पेज में। तो चैप्टर शुरू हो रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस का पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 में अगर हम देखेंगे, लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। तो चार्जेबल इनकम को टैक्सेबल करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम, मतलब क्या, मतलब उसका इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट चेक करना है। अदर के लिए भी वही, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है और अगर वो रेजिडेंट निकला है, तो हमको आगे चल के ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फिर लिख रहा है जनरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। मतलब हर साल हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक बार के लिए अगर इंडिया का रेजिडेंट बन गया तो हमेशा के लिए इंडिया का रेजिडेंट बन गया, नहीं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमको हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, अगर हम सैलरी हेड में रेजिडेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, हमने सैलरी इनकम अर्न किया एंड वी आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट, तो हम हर हेड के लिए, हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, हम हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेजिडेंट माने जाएंगे। तीसरा पॉइंट लिख रहा है इंपैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं रेसिडेंशियल स्टेटस से। सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई कनेक्शन नहीं है। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर एज अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया माइट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्री स्पेसिफिक, अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस ना अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब एक पर्सन एक प्रीवियस ईयर में इंडिया के साथ साथ दूसरा कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। हमको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में जो लॉ है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। बेसिक कंडीशन देखो, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है। बेसिक कंडीशन जो कि इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है। लिख रहा है रेजिडेंट इन इंडिया, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। देखो लॉ में ना हर जगह ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फेमिनिज्म को मतलब चैलेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ही और शी दोनों लिख दिए हम, ठीक है, ताकि किसी को कोई खराब ना लग जाए, बट लॉ में हर जगह ही लिखा रहता है। ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। सेकेंड पॉइंट लिख रहा है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमने देखो एटलीस्ट 60 डेज लिखा है, मतलब 60 डेज और मोर during the previous year and for 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year। अब ये तो लॉ हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग पहले कुछ आगे और बात करते फिर बुक से रीड करेंगे। अब आता है एक्सेप्शंस। अब देखो एक्सेप्शन तुमको लिखना नहीं है, एक्सेप्शन तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बस हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर बुक से रीड करेंगे। ये था जनरल लॉ। अभी जो हमने पढ़ा है वो था जनरल लॉ, ठीक है, जनरल कंडीशंस। अब इस पे कुछ एक्सेप्शंस आएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस को ना हमारे बुक में भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी और एक है कैटेगरी सी, ठीक है। पहले हम कैटेगरी ए का बात कर रहे हैं, ये सब नहीं लिखना है, ये सब हमारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस समझना है पहले ध्यान से। कैटेगरी ए में पहला बात बोला गया है कि सेकंड कंडीशन कैटेगरी ए में पहला बात जो भी बात करेंगे वो सेकंड कंडीशन को लेके बात कर रहे हैं। कैटेगरी ए हम लोग एक्सेप्शंस को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। दीज आर द जनरल कंडीशंस एंड वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस जनरल कंडीशन। फर्स्ट कैटेगरी दैट इज कैटेगरी ए, देखो क्या बोलता है। कैटेगरी ए में 2 बात लिखा हुआ है। पहला बात,
कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, an Indian citizen who leaves India for the purpose of employment outside India, an Indian citizen who leaves India for the purpose of employment outside India, उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है, उसके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई कर पाया तो नॉन रेसिडेंट। एक्सेप्शंस को तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में पहला बात क्या लिखा है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर कोई बिजनेस ट्रिप पे इंडिया के बाहर जा रहा है, वो कवर्ड नहीं है। यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मींस वी आर गोइंग टू वर्क अंडर समवन एल्स डायरेक्शंस और सुपरविजन, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम लोग एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे आउटसाइड इंडिया एंड वी आर लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तब उसके लिए जनरल कंडीशन का सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है, इट बिकम्स नॉन ऑपरेटिव। कैटेगरी ए में दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एनी पर्सन हु इज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर कौन होता है, शिप में जितने भी लोग काम करते हैं ना उनको क्रू मेंबर्स बोलते हैं। शिप में जितने भी लोग काम करते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। एनी पर्सन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, कैसा शिप, इंडियन शिप, लीव्स इंडिया, मतलब शिप बाहर जा रहा है तो शिप के साथ उसके क्रू मेंबर्स भी इंडिया के बाहर जा रहे हैं। अगर कोई इंडियन शिप है उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो एनी पर्सन, ठीक है, बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लीव्स इंडिया, तब उसके लिए भी सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है। क्लियर, उसके लिए भी सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो सरकार ने देखो कुछ एक्सेप्शन बनाया है। अच्छा, ऐसा एक्सेप्शन क्यों बनाया सरकार ने, देखो इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन से पैसा इंडिया में आने वाला है। भाई उसके रिलेटिव कोई ना कोई तो इंडिया में होंगे, वो फॉरेन से पैसा भेजेगा इंडिया में, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज बिल्ड होगा इंडिया का। तो सरकार बोल रहा है भाई ऐसे लोगों को हम ना जाल में नहीं फंसाएंगे। ठीक है, पता हो तो जाल में ज्यादा कहां फंसेंगे लोग, 60 डेज वाले में कि 182 डेज में, 60 डेज वाले में। तो बोल रहा है ठीक है तुमको जाल में नहीं फंसाएंगे, तुम अगर 182 दिन रहे हो तब तुम रेजिडेंट कहलाओगे। क्योंकि रेजिडेंट कहलाने से प्रॉब्लम क्या है पता है, दुनिया में कहीं भी कमाए इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है, उसके लिए बस फर्स्ट कंडीशन। Any Indian citizen who leaves India as a crew member of an Indian ship, उसके लिए भी सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं है। ये था कैटेगरी ए। अब बात करेंगे कैटेगरी बी वाला एक्सेप्शंस। तो कैटेगरी बी को बी के नीचे ही लिख देते हैं। कैटेगरी बी में ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बात किया जा रहा है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं। इंडियन सिटीजन मतलब जिसका जन्म इंडिया में हुआ। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब या तो उस पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ था, या तो उसके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था। एंड इंडिया मींस अनडिवाइडेड इंडिया, दैट इज इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब कोई भी पर्सन जो करेंटली अब्रॉड में शिफ्ट हो चुका है, इंडिया घूमने के लिए आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया के जो करेंटली अब्रॉड में शिफ्ट हो चुके हैं और कभी कभार 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए इंडिया घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो उनका जन्म इंडिया में हुआ है, या तो उनके फादर या फिर मदर का जन्म इंडिया में हुआ है, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड है, पैटर्नल भी और मैटरनल भी। पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और दादी। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स, नाना और नानी। सर क्या बोलने चाह रहे हैं, अभी तुम लोग टैक्स पढ़ रहे थे, सब क्या पढ़ने लग गए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को समझते हैं।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो करेंटली अब्रॉड में सेटल्ड हो चुका है, इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है। उसको ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ है, या फिर उसके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है। इंडिया मींस अनडिवाइडेड इंडिया। क्या हमारे पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है? बिल्कुल। क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है? यस। अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है? यस, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। इट मींस अगर हम लोग आज का डेट पे अब्रॉड जाके शिफ्ट हो जाए तो कल हम लोग क्या कहने लगेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, कम्स टू विजिट इंडिया, घूमने के लिए इंडिया आ रहा है। बताओ, कोई घूमने के लिए इंडिया आ रहा है, सरकार उसको पकड़ के टैक्स ले रहा है, सरकार बोल रहा है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन हु कम्स टू विजिट इंडिया, और टैक्स मतलब खाली इनकम टैक्स का बात हो रहा है, जीएसटी का बात नहीं हो तो सब पे लगता है, इनकम टैक्स का बात हो रहा है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन हु कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है, इंडिया घूमने के लिए आया था। अब सरकार ऐसे लोगों का ना इनकम चेक करेगा, इनका टोटल इनकम, इनका टोटल इनकम ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ये सब नहीं लिखना है, सब लिखा हुआ है किताब में, बस ध्यान से सुनो। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम अगर लेस देन 15 lakhs है, लेस देन 15 lakhs है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम अगर लेस देन 15 lakhs है, तब क्या होगा? या फिर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एफआई मतलब फॉरेन इनकम मोर देन 15 lakhs है, तब क्या होगा? मतलब कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स टू विजिट इंडिया, क्या चेक करेंगे? उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। अगर टोटल इनकम का बात करें तो दुनिया जहां से कमाए वो टोटल इनकम, उसमें से फॉरेन इनकम को निकाल दिए तो जो बच गया वो इंडियन इनकम। सीधा सीधा बोलिए ना, इंडियन इनकम की बात हो रही, गवर्नमेंट ना सीधा नहीं बोल सकता, उसको टेढ़ा बोलने में मजा आता है। तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम अगर लेस देन 15 lakhs है तो गवर्नमेंट के हिसाब से ना ये थोड़े गरीब लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इनका टोटल इनकम लेस देन 15 lakhs है, क्लियर। लेकिन अगर टोटल इनकम मोर देन 15 lakhs है तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये अमीर लोग हैं। और सरकार का ना नीति क्या है ना, अमीरों से टैक्सेस ज्यादा लेना है, प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन है। तो देखो ये जो 60 डेज का लिखित है ना बात, अब वो रेलिवेंट हो जाएगा। कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया घूमने के लिए आ रहा है तब उसके लिए जनरल कंडीशन है, ये तो जनरल कंडीशन है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। भाई ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू जनरल कंडीशन। तो अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया एंड इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज बिलो 15 lakhs, तब 60 डेज की जगह हम लोग क्या चेक करेंगे? 60 डेज की जगह 120 डेज। जल्दी से बताओ, 60 डेज में लोग ज्यादा जल्दी रेसिडेंट बनेंगे कि 120 डेज में? 60 डेज में, राइट। कम दिन रहेगा, जल्दी रेसिडेंट बन जाएगा। 120 डेज में घूमने आया है, उसको थोड़ा रियायत दो, 120 दिन, ठीक है, क्लियर, 120 दिन। तो सरकार ना क्या चाहता है? जल्दी जल्दी लोग रेसिडेंट बने। तो जनरल कंडीशन क्या है? 60 डेज। लेकिन अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, मतलब इंडियन इनकम अगर 15 लाख से कम है, तब 60 डेज की जगह 120 डेज। कैटेगरी बी में है ये, 60 डेज की जगह 120 डेज, बाकी सब कुछ सेम। इसलिए 60 डेज को देखो अलग इंक से लिखे थे। मतलब ये जनरल कंडीशन है विच इज एप्लीकेबल जनरली ऑन ऑल, बट there are some exceptions. If a person of Indian origin comes to visit India and his total income excluding foreign income is less than 15 lakhs, in that case 60 days को कौन रिप्लेस कर देगा? 120 days। लेकिन अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 lakhs, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 lakhs, in that case ये हो जाएगा 182 days। मतलब 60 डेज की जगह 182 डेज, 60 डेज की जगह 182 डेज, ठीक है। तो ये दो
एक्सेप्शन है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। ये था कैटेगरी बी। अब कैटेगरी सी जो है उसको हम लोग सीधा बुक से रीड करेंगे। तो एक बार बुक से रीड करते हैं और समझते हैं। बुक ले लेते हैं। अच्छा, यहां पे 120 होगा, यहां पे 180 होगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। दिस विल बी 182, ये 182 होगा और ये 120 होगा। ठीक है, और बुक से इसको रीड करते हैं। देखो थर्ड पेज में, देखो चैप्टर का थर्ड पेज में क्या लिख रहा है, एक्सेप्शंस टू द अबव रूल इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो देखो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का कंडीशन नंबर 2 तो यही है, ठीक है, इज इररिलेवेंट। फर्स्ट केस, an Indian citizen who leaves India during the previous year for the employment purpose, an Indian citizen who leaves India during the previous year as a crew member of an Indian ship, an Indian citizen who leaves India for the purpose of employment outside India, an Indian citizen who leaves India as a crew member of an Indian ship। मिला सबको, राइट? और देखो एक्सेप्शन बी में आ जाओ। In case of an Indian citizen or person of Indian origin comes to visit India during the previous year, modified condition। देखो जो सेकंड कंडीशन उसको कैसे मॉडिफाई किया गया है, his total income other than income from क्या लिखा हुआ है, other than income from foreign sources, that is excluding foreign income, ठीक है, इज एक्सीडिंग 15 लाख। अगर 15 लाख एक्सीड कर जाए, तो अगर 15 लाख एक्सीड कर जाए तो 60 डेज की जगह क्या रूल हो जाएगा, 120 डेज। ठीक है, 60 डेज को कौन रिप्लेस कर देगा, 120 डेज। देखो ये 60 डेज का जो प्रोविजन है इसको कौन रिप्लेस कर देगा, 120 डेज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है जो लोग इंडिया में घूमने के लिए आए हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, तो ये 60 डेज का रूल तो जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन 60 डेज की जगह हम लोग कंसीडर करेंगे 120 डेज अगर किसी का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज मोर देन 15। का टोटल इनकम जो है वो मोर देन 15 लाख है। ठीक है, क्वेश्चन से बता देगा कि टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है कि नहीं। अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने के लिए आया है और उसका टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख, तब सेकंड कंडीशन को कैसे रीड करना है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज की 120 डेज, 120 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड for 365 days or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year। लेकिन अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने के लिए आया है, कम्स टू विजिट इंडिया, और उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम मतलब इंडियन इनकम लेस देन 15 लाख है, तो सरकार उसको टाइम ज्यादा दे रहा है। टाइम ज्यादा देगा तो उसका रेसिडेंट बनने का चांसेस ज्यादा कि कम, टाइम ज्यादा देने पे चांसेस कम हो जाएगा ना, इसीलिए 60 डेज को कौन रिप्लेस कर देगा, 182 डेज। मतलब अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम सिर्फ 12 लाख है, लेस देन 15 लाख, तब ये सेकंड कंडीशन को कैसे समझना है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज की जगह 182 days during the relevant previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year। One last time यहां तक का समरी देख लेते हैं। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या समझाता है, देयर आर 2 कंडीशन। ठीक है, कोई भी एक सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कंडीशन क्या है, ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना डेज, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। ये जनरल रूल है, ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शंस है आगे चल के, ड्यूरिंग द relevant previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year। अब एक्सेप्शंस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक्सेप्शन कैटेगरी ए क्या बोलता है,
कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, पढ़ने जा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है तब उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं होगा। कोई भी इंडियन सिटीजन अगर क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप इंडिया छोड़ के जा रहा है तब उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं होगा। तो जब सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं होगा तो कैटेगरी ए के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑपरेटिव। कैटेगरी बी, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, अगर उसका टोटल इनकम लेस देन 15 लाख है, ठीक है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, दैट इज कौन सा इनकम? इंडियन इनकम। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज इंडियन इनकम। अगर वो इंडिया में आया है, ठीक है, या फिर इंडिया में बाई एनी मींस कैसे भी करके उसने इंडिया से अगर 15 लाख से कम कमाया है तो सरकार बोल रहा है जाने दो, गरीब है, ठीक है, 15 लाख से कम कमाया है, तो 182 डेज का टाइम देते हैं उसको। अगर वो 182 डेज रह गए यहां पे तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट कंडीशन वो और गिवन कंडीशंस को भी फुलफिल करे, फर्दर कंडीशंस को। लेकिन कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम मोर देन 15 लाख है तब उसको जनरल कंडीशन 60 डेज की जगह 120 डेज। तो ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर करना, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू visit India and his total income is 22 lakhs. Total income is 22 lakhs. तो क्या उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव होगा कि नॉन ऑपरेटिव? ऑपरेटिव होगा बट मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ऑपरेटिव तो होगा बट मॉडिफाई कर दिया जाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, ठीक है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 22 लाख रुपया है। ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग एफआई, मतलब फॉरेन इनकम 22 लाख रुपया है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या चेक करेंगे? यहाँ पे 60 डेज की जगह कितना डेज होगा? 120 डेज, ठीक है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर ये 22 लाख की जगह 12 लाख होता तब क्या सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव कि नॉन ऑपरेटिव? ऑपरेटिव बट मॉडिफाई करके ऑपरेटिव। मॉडिफिकेशन क्या होगा इसमें? अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज लेस देन 15 लाख तब 60 डेज की जगह 182 डेज। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तब सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव कि नॉन ऑपरेटिव? नॉन ऑपरेटिव, तब तो ऑपरेटिव ही नहीं है। A person of Indian citizen, an Indian citizen who leaves India as a crew member of an Indian ship, तो क्या उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव है? नॉन ऑपरेटिव। मतलब कैटेगरी ए में जो एक्सेप्शन है उसके लिए सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव, लेकिन कैटेगरी बी में जो एक्सेप्शन है उसके लिए सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव बट मॉडिफाइड होकर ऑपरेटिव। मॉडिफाई होना समझ में आ रहा है ना? मॉडिफिकेशन, चेंजेस। ये था कैटेगरी बी तक का बात, ठीक है। अब कैटेगरी बी को भी थोड़ा सा बुक से पढ़ लेंगे और कैटेगरी सी को डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे। In case of an Indian citizen or a person of Indian origin, कैटेगरी बी को पढ़ रहे हैं, comes on a visit to India during the previous year, हाईलाइट कर लेंगे वर्ड विजिट टू इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू अ विजिट टू इंडिया। तो देखो इसमें दो केस बनाया गया है। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब कौन सा इनकम? इंडियन इनकम, हाईलाइट करके लिख लो उसको, इंडियन इनकम। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मतलब इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा है, तब 60 डेज की जगह 120 डेज ले लेंगे। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ सेकंड कंडीशन में हो रहा है। लेकिन वो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम लेस देन 15 लाख है, मतलब इट डज नॉट एक्सीड 15 लाख। अच्छा, इट डज नॉट एक्सीड 15 लाख का मतलब क्या होता है ना कि 15 लाख लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, 15 लाख से लेस देन इक्वल्स टू है। जैसे मान लो 12 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, या तो 15 लाख या 15 लाख से कम। इन दैट केस क्या चेक करना है हम लोग को? 60 डेज की जगह 182 डेज। अब सीधा आते हैं एक्सेप्शन सी में, जो कि एकदम पेज के एंड में दिया हुआ है। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया।
ये डीम्ड टू बी रेसिडेंट क्या होता है? जबरदस्ती सरकार रेसिडेंट मान लेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार जबरदस्ती रेसिडेंट मान लेगा, वो क्लेम करेंगे हम रेसिडेंट नहीं है, हम इसमें से कहीं फॉल नहीं करते हैं। कुछ लोग इतने चतुर हैं, वो लोग क्या करेंगे ना, हर कंट्री में ना 20-20 दिन रहेंगे। इसमें 25 दिन रहा, उसमें 35 दिन रहा, उसमें 55 दिन रहा, उसमें 10 दिन रहा। ऐसे बहुत सारे मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं जो अरबोपति है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो हर कंट्री में अपना स्टे कुछ ऐसा फिक्स कर लेंगे कि वो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, राइट? ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना कि कुछ कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है, और क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है तो वो हर कंट्री में कुछ इस तरह से रहता है नंबर ऑफ डेज कि वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। और जब वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं बनेगा तो पूरा दुनिया में क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट पे तो टैक्सेस होता नहीं है अनटिल वो हमारे यहां से इनकम ना अर्न करे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सरकार ने डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लाया है। ड्रीम रेसिडेंट का जितना भी कंडीशन है ना, अगर ये कोई भी फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट नहीं होते हुए भी, भले वो इंडिया में 0 डेज रहा, तो वो बता रहे 0 डेज, लेस देन 60 डेज, अगर 0 डेज भी रहा इंडिया में, फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। और जब रेसिडेंट बन जाएगा तब उसको दुनिया जहां से कमाएगा उसको इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट का, बहुत ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है? एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। या ऐसा तो नहीं लिखा इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इट मींस ऑल द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। डीम्ड रेसिडेंट कब कहलाएगा एक पर्सन? जब वो सारा कंडीशंस को फुलफिल करेगा। फर्स्ट कंडीशन, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब इंडियन इनकम का बात किया जा रहा है। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब इंडियन इनकम का बात किया जा रहा है। एक्सीड्स 15 लाख, मतलब वो रिचर कैटेगरी में आता है, उसका इनकम अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है। ही इज अर्निंग मोर देन 15 lakhs, he is earning an Indian income of more than 15 lakhs during the relevant previous year. Next condition, he is not satisfying any of the basic condition, कोई भी basic condition satisfy नहीं कर रहा है, ना वो 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर कोई बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे ही नहीं तो क्या वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? बिल्कुल, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, डीम्ड रेसिडेंट का एक्सेप्शन है। डीम्ड रेसिडेंट का एक्सेप्शन में क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम मस्ट एक्सीड 15 lakhs. Third condition, he is not satisfying any of the basic condition under section 6 subsection 1, मतलब ना ही वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he is not liable to tax in any other country, कहीं दुनिया जहां में उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ना मोदी जी लेके आए थे, उन्होंने कहा जो किसी का नहीं है वो हमारा है, ठीक है, तुम दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देते, तुम इंडिया में टैक्स दोगे। डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो इंडिया में 10 दिन रहते हैं, श्रीलंका में 5 दिन रहते हैं, दूसरे कंट्री में जाके 20 दिन रह गए, जो किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं बनते हैं, वो इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे। He is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature, मतलब जो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं बना अपने रेजिडेंशियल नेचर के कारण, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला चीज, क्या फॉरेनर्स को इंडिया डीम्ड रेजिडेंट बोल रहा है? नहीं, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। क्या दुनिया जहां में जो कहीं भी कमाएगा इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसका कोई इंडियन इनकम है, दैट टू मोर देन 15 lakhs, अगर उसने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, और अगर वो अपना डे ऑफ स्टे कुछ ऐसा बना रखा है कि वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो अगर आप किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है और आप एक इंडियन सिटीजन है और आपका इंडियन इनकम मोर देन 15 lakhs है, आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो मुबारक हो, आप इंडिया का रेजिडेंट बन चुके हैं। और अगर इंडिया का रेजिडेंट बन चुके हैं
तो जहां से भी इनकम अर्न करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग आज जितना भी पढ़ाई किया उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे, बिकॉज ये सब क्या है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर एक बार पढ़ोगे तो, जब तक 2-3 बार तुम लोग थॉरोली नहीं पढ़ोगे कंफ्यूजन नहीं जाएगा। पहला बात, रेजिडेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। देयर आर 2 कंडीशन, इफ एनी पर्सन सेटिस्फाइड और एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ही विल बी ट्रीटेड एज resident of India. Pehla condition, his stay in India must be for at least 182 days or more during the relevant previous year. Second condition, he or she must be present in India for at least 60 days. ये जनरल लॉ है, जनरल कंडीशन है 60 days during the relevant previous year and for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. इसके कुछ exceptions हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में क्या बोल रहा है, an Indian citizen who leaves India for the purpose of employment outside India, उसके लिए second condition non operative। An Indian citizen who leaves India as a crew member of an Indian ship, उसके लिए भी second condition non operative। ये कैटेगरी ए हो गया। कैटेगरी बी क्या बोल रहा है, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, उसका टोटल इनकम इज लेस देन 15 lakhs, less than 15 lakhs total income excluding foreign income, that is Indian income is less than 15 lakhs, तब 60 days की जगह 182 days रहेगा। मतलब a person of Indian origin who comes to visit India और उसका total income excluding foreign income 15 लाख से कम है, तो उसके लिए मॉडिफाई करने के बाद सेकंड कंडीशन क्या होगा, he or she must be present in India for 60 days के जगह at least 182 days during the relevant previous year and for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। लेकिन person of Indian origin comes to visit in India and उसका total income is more than 15 lakhs excluding foreign income, that is Indian income is more than 15 lakhs, तब 60 days के जगह 120 days। and last कैटेगरी सी का एक्सेप्शन क्या था, डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट कौन कहलाएगा, जो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करेगा। नंबर 1, an Indian citizen having an Indian income, that is total income excluding foreign income more than 15 lakhs, who has not satisfied any of the basic condition under section 6 subsection 1 and जो by his nature of stay, ठीक है, किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, किसी भी कंट्री में इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो वो इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। जबरदस्ती सरकार उसको रेसिडेंट बना देगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।